जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आजकल विस्तृत जानकारी ले रहे हैं या मैं आपसे इस बात को साझा कर रहा हूं कि कुंडली मिलान में हमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए, किस किस चीज़ को हमें बारीकी से देख करके ये निर्णय करना चाहिए कि इस जातक या इस जातिका के लिए ये विवाह जो करना है उसे कैसा वो स्टेबल कर सकता है। हमने 3 फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आया था आपके गुण मिलान, कितने गुण मिलते हैं। उसमें भी आपको ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकुट और नाड़ी को अति आवश्यकता से देखना है, अति ध्यान से देखना है। उसके बाद ही निर्णय करना है कि गुण मिलान कितने बनते हैं। उसके बाद ये 25% अगर आप क्रॉस कर लेते हैं, ये एक तरह से पहला पड़ाव होता है। अगर आप ये पार कर लेते हैं, उसके बाद 25% नंबर दे दिए जाते हैं कुंडली में सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को। अगर ये भी आप क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद नंबर दिए जाते हैं अगले 25% पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी को। अगर प्रिय दर्शकों आपको ये तीनों फैक्टर्स पूर्णतः कुंडलियों में साफ सही ढंग से अच्छे नज़र आते हों और कुंडली में अच्छे योग बने नज़र आते हों तो आप कुंडली को अप्रूवल दे सकते हैं। लेकिन चौथा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, हालांकि ये फैक्टर माँ बाप ने देखना होता है, ये फैक्टर उस जातक या जातिका ने देखना होता है जिसने जीवन यापन अपने लाइफ पार्टनर के साथ करना है। लेकिन इसको मैं विस्तृत जानकारी में आपको बताना अति आवश्यक समझता हूँ ताकि आपको इसके रिगार्डिंग भी और सही दिशा मिल जाए और आपकी सही मिली हुई दिशा आपका वैवाहिक जीवन सुखमय करने में मददगार ज़रूर सिद्ध हो। लास्ट 25% नंबर प्रिय दर्शकों आप दोनों के एजुकेशन के लेवल को दीजिए। हस्बैंड के और वाइफ के यानी वर और कन्या का अगर एजुकेशन का लेवल गड़बड़ होगा, बैलेंस में नहीं होगा या वो इस अवस्था में नहीं होगा, यानी एक का मान लीजिए एजुकेशन लेवल बहुत कम हो, दूसरे का एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो, तो चाहे कुंडली जितने मर्जी अच्छे योग में मिलती होगी लेकिन कभी आपसी अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पाएगी। वो सदैव अंडरस्टैंडिंग्स प्रॉब्लम्स ही देती मिलेगी। आपसी अंडरस्टैंडिंग तभी मैच्योर सही ढंग से हो पाती है जब हस्बैंड वाइफ दोनों का एजुकेशन लेवल इतना ज़रूर हो कि एक जना अगर कोई बात कह रहा है तो दूसरा उसे सुनकर समझकर इस काबिल ज़रूर हो कि वो अपनी आपस की दिक्कत परेशानियों को दूर कर पाएँ। यानी मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि हस्बैंड हो डॉक्टरेट PhD और वाइफ हो मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पढ़ी हुई हो, तो जो भी हस्बैंड बोलेगा वो वाइफ की प्रॉपर समझ में कभी नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी एजुकेशन लेवल में ही इतनी बड़ी कमी है। उन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपस में। अगर वाइफ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि लड़के बिजनेसमैन बन जाते हैं और वो छोटी उम्र पे पढ़ाई छोड़ देते हैं, पैसा तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं लेकिन एजुकेशन का लेवल कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ रह जाता है। तो ऐसे जातकों के लिए भी आप ऐसी ही पत्नी ढूंढिए जिनका एजुकेशन का लेवल एटलीस्ट उनके बराबर हो। बहुत सारे केसेस में ये देखने आया कि पत्नी तो MA AA कर जाती है और वो बेचारा जो वर है वो 10वीं या +2 तक रह जाता है, तो उनका भी आपस में अंडरस्टैंडिंग की रेशो ज़िंदगी में कभी बन ही नहीं पाती और वो मैरिज के 5-10 साल बाद पछता रहे होते हैं। वो सिर्फ ये कह के पछता रहे होते हैं कि जी मैं बात कुछ और बोलती हूँ, इन्हें पूरी समझ में नहीं आती। इसमें दिक्कत परेशानियों का योग अवश्य बनता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि दोनों का एजुकेशन का लेवल देखना अति आवश्यक है। कुंडलियों के योग लाख मिलते हों, ग्रह मैत्री लाख अच्छी हो, भकुट नाड़ी का दोष ना हो, सप्तमेश पंचमेश सारे ठीक भी हों, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपने इस एजुकेशन के लेवल को भी अनदेखा कर दिया तो भी आपको प्रॉब्लम्स सदैव झेलने को ही मिलेंगी, ये कभी स्टेबल होंगी ही नहीं। तो लास्ट 25% नंबर आपके एजुकेशन के लेवल को जाते हैं। अगर ये 100% बनता है और इस 100% को सही ढंग से फॉलो किया जाए कुंडली मिलान में, तभी कुंडली मिलान सक्सेसफुली रिजल्ट आपको देने के काबिल बनती है।
क्योंकि अब प्रिय दर्शकों आप सभी जानते हैं ज़माना बदल गया है। अगर हमारे से पिछली जनरेशन में, 2 जनरेशन या 1 जनरेशन में जाएं, हमारे मदर्स, हमारे दादियां, तो वहाँ उस वक्त के टाइम में लड़कियों की एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। 8वीं हद से 10वीं तक की है, उसके बाद उनकी एजुकेशन बंद कर दी जाती थी। लेकिन आजकल ये ज़माना इस तरीके से नहीं चलता, लड़कियों की एजुकेशन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो कुंडली मिलान में भी आपको उसको बराबर इम्पोर्टेंस देनी होगी, क्योंकि पुराने वक्त में अगर आप देखें तो डाइवोर्स केस बहुत कम हुआ करते थे। आजकल देखें तो कोर्ट केसेस में इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, हर चौथे केस में आपको झमेला ही मिलेगा और कोर्ट केसेस इतने बढ़ गए हैं, डाइवोर्स की रेशो इतनी ज़्यादा हो चुकी है। उसका कहीं ना कहीं रीज़न एजुकेशन का लेवल ही होता है। अगर एजुकेशन के लेवल में गड़बड़ होगी तो कभी भी आपका कुंडली मिलान जितना मर्जी अच्छा किया होगा, वो कभी रिजल्ट देने के काबिल होगा ही नहीं। कभी किसी कीमत पर भी एजुकेशन के लेवल को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। वो किया हुआ कॉम्प्रोमाइज़ सारी ज़िंदगी आपको दिक्कत परेशानियां देने का रीज़न बन जाएगा। तो ये अगर 100% आप इस ढंग से मिलाते हैं, यानी 25% नंबर दीजिए गुण मिलान को, अगले 25% नंबर दीजिए विवाह सुख के मालिक यानी 7वें घर या सप्तमेश को या विवाह में पड़े हुए ग्रहों को, और साथ में नवांश कुंडली को। और अगर लड़की की कुंडली है तो बृहस्पति जो विवाह का कारक है उसे देखिए, अगर लड़के की कुंडली है तो शुक्र विवाह का कारक, उसे अवश्य देखिए। उसके बाद आप अगले 25% बनते हैं आपके पंचम भाव को, और पंचम भाव के स्वामी की स्थिति हो। इसके साथ भी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति देखना अति आवश्यक है, क्योंकि औलाद सुख का कारक हर एक के लिए बृहस्पति अवश्य बनता है। अगर ये क्लियर कर लेते हैं तो साथ में सप्तमाशा कुंडली यानी D7 चार्ट देखना अति आवश्यक है आपके लिए। ये सारी चीज़ें 75% रोल प्ले करती हैं, और लास्ट 25% जिसकी आज आपको मैंने विस्तृत जानकारी दी, वो रोल प्ले करती हैं आपकी एजुकेशन के लेवल। अगर आप दोनों की एजुकेशन के लेवल मिलते होंगे, कम से कम या ये कह सकते हैं कि अगर लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है तो लड़का कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, ताकि उनका बैलेंस बन पाए। ये नहीं हो कि एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, दूसरा बेचारा अंडर मैट्रिक है या मैट्रिक तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंचा, तो उनकी आपस में ज़िंदगी में कभी अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पाती। और ये उनका सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न बनता है कि दोनों का सोच का तरीका ही एक जैसा नहीं है। अब एक पढ़ा लिखा बंदा होगा, उसका सोचने का एक अपना मेथड होगा, एक कम पढ़ा लिखा होगा, उसका सोचने का एक अपना मेथड होता है। पौराणिक वक्त में ये कहा जाता था कि जी शादी हो गई है, अब अच्छा है या बुरा है आपको इसी तरीके से निर्वाह करना है। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ बदल गई है। आज की डेट में हर जातक आपको परेशानी आ रही है, जी छोड़ो तलाक ले लो और बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, ये सहना बहुत मुश्किल है। जो भी जने या जो भी परिवार इस तलाक की स्थिति से भुगतते हैं या उन्हें इससे गुजरना पड़ता है, तो ज़िंदगी में एक भूचाल आ जाता है। लेकिन कमी कहाँ होती है? कमी हमारी कहीं ना कहीं कुंडली मिलान में ही होती है, जो हम सारे फैक्टर्स पहले नहीं देखते, जिसकी वजह से परेशानियां शुरू होती हैं, फिर हम भागते हैं। तो यहाँ हमें इस बात का ख्याल रखना होगा दर्शकों कि सारे फैक्टर पहले देख लिए जाएं, बाद में उसको डिस्कस करके, जब उसका कोई हल ना हो या बाद में हमारे पास कोई और चारा नहीं रहता, फिर ज़िंदगी जीवन या 2 तरीके होते हैं, या तो ज़िंदगी काटो या ज़िंदगी जियो। अगर अब वो पंजाबी में हमारे कहते हैं गल पे ढोल है, उनका वो जाना ही पैना है जी। तो इस तरीके से इसको ज़िंदगी काटना बोलते हैं। अगर आपने ज़िंदगी जीनी है तो सही ढंग से कुंडली मिलान अवश्य करवाना होगा। मैं ये अवश्य जानता हूँ कि सही ढंग से कुंडली मिलाने लगोगे तो आपको खपना अवश्य पड़ेगा, पर अब आपको ये निर्णय खुद करना है कि खपना आपको पहले है या खपना आपको बाद में है। अक्सर ये होता है कि जिस जातक या जातिका की आप कुंडली दिखाने आते हैं, आपका कोई बहन बेटी या वेल विशर होता है, या जिसके भी आप मैरिज के लिए फ़िक्र करते हैं, उसका खुद का कहीं ना कहीं सप्तम भाव का स्वामी पिटा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके मैरिज में डिले हो रही होती है।
और फिर वो साथ में ऐसी कुंडली जीने के लिए या ऐसी कुंडली जोड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं कि जी अब तो हमें जिम्मेवारी पूरी करनी है, अब आप कुंडलियों के चक्कर में डालो ही मत। लेकिन जब महीने 2 महीने में प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, फिर वो माथे पे हाथ रख के पीटते हैं, हमने तो जी कुंडली मिलान को निगलेक्ट कर दिया था, अब उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। इससे अच्छे तो हम तब थे जब हम अनमैरिड थे। ये वर्ड सुनने से पहले, ये वर्ड कहने से पहले हमें पहले ही कुंडली मिलान में चले जाने चाहिए, क्योंकि हमें उस वक्त बचने का रास्ता होता है। अगर कुंडली मिलान में 1-2 विद्वान आपको मना कर दें तो कभी मत जाइएगा, उसकी प्रोसीडिंग कभी मत कीजिएगा। लेकिन जब आपकी मैरिज हो जाती है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, एजुकेशन का चाहे लेवल नहीं मिलता, चाहे ग्रह नहीं मिलते, चाहे कुंडली नहीं मिलती, चाहे सप्तमेश नहीं मिलता, पंचमेश नहीं मिलता, जब वहाँ प्रॉब्लम शुरू होती हैं, फिर वहाँ आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। और वो रास्ता तलाक तक अगर पहुँचता है तो वो इतना कठिन होता है कि आम बंदा उसमें पिस के रह जाता है, पूरा परिवार पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे ये हाथ जोड़कर विनम्र विनती करूंगा, उनसे तो स्पेशली करूंगा जो भी इस विद्या में ज़रा सा फेथ रखते हैं, विवाह से पहले कुंडली सही ढंग से मिलाएं। अकेले गुण मिलान के पीछे नहीं जाना, गुण तो पागल खानों से पागल पकड़ लाओगे, उनके भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उनको मैरिज करके मैरिज के इंस्टीट्यूशन में धकेल दें। तो गुण मिलान सिर्फ एक 25% होता है। उसके बाद जिस भी वर या कन्या की आप कुंडली मिलाने लगे हो, उसके स्पाउस की यानी जिसके साथ मिलाने लगे हो, उसकी कुंडली का स्टेटस अवश्य देख लीजिए। उसकी कुंडली का स्टेटस ही निर्णय करेगा कि कल को क्या ये मैरिड लाइफ अच्छी जी पाएंगे या उसमें सदैव इनको दिक्कत परेशानियां ही झेलती हैं मिलेंगी। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि ये 4 फैक्टर्स हैं, गुण मिलान 25%, मैरिज के लॉर्ड की स्थिति 25%, औलाद के सुख की स्थिति 25% और लास्ट 25% एजुकेशन के लेवल की। ये बात अपने क्लियरली माइंड में बिठा लीजिए। इन चारों चीज़ों में आप किसी भी चीज़ में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो कुंडली मिलान में वो चीज़ गड्ढा खा जाती है और आपको सदैव दिक्कत परेशानियां ही होती मिलेंगी। इसके बिना वैवाहिक जीवन तो दुख में होगा ही होगा और आगे आने वाली जनरेशन में भी आपको प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलेंगी। तो कुंडली मिलान एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेरी कोशिश रही कि आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूँ और जितनी चर्चा मैं इसकी कर पाया, आगे भी कोशिश करूँगा कि और भी इसके रिगार्डिंग जुड़ी हुई आपको डिटेल जानकारियाँ देता रहूँ, ताकि सही ढंग से आने वाला जीवन आप सही जी करके अपना वैवाहिक सुखमय बना सकें वैवाहिक जीवन, और आपकी आने वाली जनरेशन भी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए। क्योंकि अगर घर में कलह कलेश होता है, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, उनकी एजुकेशन पर पड़ता है, उनकी सेटलमेंट पे, उनका मेंटल पीस जब डिस्टर्ब होती है तो वो भी अपना फ्यूचर नहीं बना पाते। तो ये अगर गौर से देखेंगे तो बहुत डीपली एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सही ढंग से सही मिलान किया हुआ न सिर्फ आपके घर की बरकत के लिए, आपकी घर की सुख समृद्धि के लिए, बल्कि आपके आने वाली जनरेशन्स की अच्छी नींव बनने के लिए भी फायदेमंद होती है। तो अगर सही ढंग से किया जाए, विद्या में कमी नहीं है, कमी हम लोगों के पढ़ने और हमारे समझने में है। कमी पढ़ाने में, पढ़ने में, समझने में हो सकती है। विद्या अपने आप में इतनी परिपूर्ण होती है कि उसमें कमी होती ही नहीं है। हम संपूर्ण नहीं हो पाते, विद्या संपूर्ण सदैव होती है। तो सही ढंग से अगर कुंडली मिलाई जाए, सारे फैक्टर्स का सही विवेचन करके मिलाई जाए, आपको कदापि भी इसकी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।